हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे वीडियो से जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 40 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो जैक बोर्ड जो आपका 2025 में यानी कि इसी मंथ जनवरी मंथ में 29 तारीख को आई थिंक है। तो बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं और आज अच्छे से विदाउट इसको आप वीडियो को देखिए। फर्स्ट सबसे पहले देखिए सामान्य निर्देशांक 40 प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे और गलत होने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये सामान्य निर्देशांक थे, सामान्य निर्देश थे, ठीक है। तो बिना लेट के चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 9 क्लास के लिए बना पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, देखिए। जो जल भाग 3 ओर से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ पूछा है जो जल भाग 3 ओर से स्थल से घिरा है। यहाँ पर पूछा है स्थल यानी कि जमीन से घिरा है, उसे क्या कहते हैं? अगर पूछता पानी 3 ओर से पानी से घिरा रहता तब तो प्रायद्वीप हो जाता है। यहाँ पर स्थल से घिरा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? नदी, खाड़ी, झील, सागर। 4 ऑप्शन है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल सही जवाब भरना है, बिल्कुल सही जवाब दे देना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चों ने टिक के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, खाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। झारखंड, हमारे प्यारे से राज्य झारखंड के बारे में ये बताया गया है कि बताइए झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। हम लोग ऑप्शन यानी कि अलग अलग ऑप्शन को देखेंगे और सही पे हम लोग को क्या करना है? निशान लगाना है, सही जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में पूछा है, इन्होंने बताया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल झारखंड का पड़ोसी राज्य है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हमारा देश का यानी कि हमारे राज्य का ये पड़ोसी राज्य नहीं है। झारखंड राज्य का पड़ोसी राज्य नहीं है। ऑप्शन सी पढ़िए, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही है। सर झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा बिल्कुल मैच करके नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिमालय, नंदा देवी, उत्तरी मैदान खादर, भारतीय मरुस्थल बरखान, प्रायद्वीप पठार, उत्तरी उत्तरी सरकार। ये गलत बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। बिना लेट किए हम थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो पाए, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और आपका टाइम भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी अटेंड कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन वाला प्रदेश है? जी हाँ, हिमाचल पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड, 4 ऑप्शन 5 सेकंड। नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल 9 क्लास के बच्चे भर देना चाहिए, इतना कमेंट्स करना चाहिए कि कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाना चाहिए कि सर हम लोग तैयार होकर आए हैं, आप क्वेश्चन पूछिए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 4 नंबर का कितने बच्चों ने बिल्कुल उत्तरी मैदान पे टिकते हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है। प्रवाहित का मतलब होता है बहना। जी हाँ, प्रवाहित का मतलब होता है बहना, बिल्कुल सही बात है। आगे पूछा है कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। जी बिल्कुल सही बात है। गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा यानी कि गर्मी के दिनों में बर्फ पिघल जाते हैं, हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी के जल प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन पे लॉक कर देंगे? जल्दी से बता दीजिए। केवल कथन सही है, कारण सही और कथन गलत। ये बिल्कुल ऑप्शन भी आगे दिया है, कथन और कारण दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों सही है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पर ऊपर में जो लिखा है बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला है आप थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पूछा है गंगा नदी जो सालों भर
पानी बहते, बिल्कुल सही बात बोला है। और दूसरा कारण में आप यहाँ थोड़ा पढ़िए, दूसरा कारण में क्या बताया है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, बिल्कुल सही है। गर्मियों में बर्फ़ का पिघलते हैं और वहाँ से पानी का जलधारा का रूप लेकर के बहते हैं। ये दोनों सही बातें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, जिस कारण से कैच नहीं हो पाया स्क्रीन में, कोई बात नहीं, अब ये सब क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए सब कोई। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। नदी आप सभी को पता होगा, भारत में ना जाने कितने नदियाँ बहती है। तो भारत प्यारा सा देश में बहुत सारी नदियाँ हैं। तो भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्र में है? सिंचाई क्षेत्र में, नौ संचालन में, जल विद्युत में, उपरोक्त में सभी क्षेत्र में इसका महत्व है। सभी क्षेत्र में महत्व में, सभी क्षेत्र में महत्व, उपरोक्त में सभी आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने, आप बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इसी तरह पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सा ऋतु आरंभ होता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाना चाहिए। 9 क्लास के बच्चे क्या कर रहे हो अभी तक? भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु आरंभ होती है? हम लोगों को पता है, वो मौसम का नाम है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। कुछ बच्चे सोचे ऑप्शन नंबर बी को सर लॉक कर दीजिए। चलिए लॉक करते हैं, और इसका सही जवाब बिल्कुल वर्षा ऋतु ही होगा। वर्षा ऋतु में जो हम लोग खरीफ फसल बोते हैं, धान मकई, धान मकई वर्षा ऋतु में बोते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस पर, यानी कि उस जगह किस तरह के वन पाए जाते हैं? याद रखिए, उस जगह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने बिना ऑप्शन पढ़े जवाब दें, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? जी हाँ, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। प्रति 1000 में बताना है कि महिलाओं की संख्या कितना है। 900 कुछ होता है, तो आपको वो दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर बोलना है उसको, उस अनुपात को क्या कहते हैं। तो याद रखना, लिग अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? जी हाँ, कौन जन्म दर का सही अर्थ है? ऑप्शन ए में है 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन बी में 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, जी हाँ, जितने जीवित मृत बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन सी 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन ए बी सी डी आप पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। जन्म दर का अर्थ होता है कि 1 वर्ष यानी कि 1 साल में प्रति 1000 बच्चे व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जन्म दर का अर्थ होता है 1 वर्ष में प्रति 1000 यानी कि पर 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसी को कहते हैं जन्म दर। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए और आंसर भी आप अच्छे से दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जी हाँ, किसी भी देश के कानून, जी हाँ, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको हो, यानी कि किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? 4 ऑप्शन है। 11 नंबर में आ गए हम लोग, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट्स किए, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाए। दक्षिण अफ्रीका, याद होगा नेल्सन मंडेला का कहानी आ गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? श्वेत पता होगा, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को जेल में रखे थे 28 से 30 साल, पता है ना आप सबको। नेल्सन मंडेला को 28 साल जेल में रख दिया था, और वहाँ का वो पहला क्या बन गए थे, वो फ्रीडम का, आज़ादी का वो भूखा था। तो फाइनली 28 साल बाद वो दक्षिण अफ्रीका को क्या करते हैं? आज़ाद करते हैं। रंगभेद की नीति खत्म करते हैं, और वहाँ का पहला काला यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बन जाते हैं। पहला ब्लैक राष्ट्रपति बन जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कुछ अलग थोड़ा, देखिए। दक्षिण अफ्रीका रंगभेद
कब खत्म हुआ दक्षिण अफ्रीका में? जो श्वेत अश्वेत लोग लड़ रहे, कारे गोरे लोग हैं जो लड़ रहे थे, वो खत्म होते हैं, याद रखिए। इसका सही आंसर आपको याद रखना 1994। लेकिन सर जी ऑप्शन तो दो है, 1994 बी में है 26 अप्रैल और डी में है 26 जनवरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल 1994 को वहां पर रंग भेद की नीति खत्म हो गई थी। आई होप कि आप सभी बच्चे को इसका आंसर आता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब देने से हिचकिचाना नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 13 पे। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषित किसने दी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे। लोकतंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषित किसने दिया था? लोकतंत्र पता है दुनिया का सबसे अच्छी सरकार लोकतांत्रिक सरकार होता है, तो इसके बारे में याद रखना। किसने बोले थे? महात्मा गांधी एंड रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन किसने बोले थे? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, इसको अब्राहम लिंकन जी ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए चुने हैं आप बिल्कुल सही जवाब दिए। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर रखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जी हाँ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1946, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 1949। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। संविधान सभा, जी हाँ संविधान याद है ना? थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए भारतीय संविधान बनने में कितने साल लगे थे? सर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुए थे? 26 नवंबर, जी हाँ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुए थे। सर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुए थे? याद रखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। सभी बच्चे को बिल्कुल इसका सवाल का जवाब तो आना ही चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल पूछा है संविधान सभा की पहली बैठक, तो ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने दिसंबर 1946 जो दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? दिल्ली में इसकी बैठक हुए थे। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। जितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 तक अच्छे से जवाब दें, आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे घर में, तो हर सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। और 9th क्लास में हर सब्जेक्ट पे प्रत्येक सब्जेक्ट आपको A+ आ जाएगा। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या सवाल पूछा है थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 लोकसभा चुनाव के लिए, जी हाँ लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अगर आप लोकसभा राज्यसभा सुने होंगे, संसद जो है ना, संसद का 3 अंग याद रखिए। संसद का 3 अंग है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा हो गया, फिर जाकर के राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो संसद का 3 अंग है, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो यहाँ पर पूछा है सवाल कुछ अलग, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 543 टोटल है। और जो सबसे ज़्यादा सीट लाता है यानी कि 272 सीट जो लाते हैं वो जीत जाते हैं, उसका सरकार बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल पूछ दिया है। मौलिक अधिकार हम क्लास में बता दिए हैं, हर बच्चे को पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं। और अगर कोई ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन क्लास में भी हम बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े समझ लीजिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। मौलिक अधिकार 7 थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो बचा कितना? 6। अगर सवाल पूछेगा कितने मौलिक अधिकार थे, तब आपको 7 बताना है। और यहाँ पूछेगा कितने भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, क्योंकि पता है सबको संपत्ति का अधिकार छीन लिया सरकार ने, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है 1978 में। आई थिंक सभी को ये बात पता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप थोड़ा मन लगा के पढ़िए। आप कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, 1 दिन नहीं दे पाएंगे, 2 दिन दे पाएंगे, बट लगातार मेहनत से है ना रंग आती है, आपकी पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
तो बिना लेट के देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। सर इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने टिक किए बिल्कुल आप सही जवाब दें, बिल्कुल आपका गाड़ी ठीक ठाक जा रहा है। तो बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? बहुत ही अच्छा सा सवाल पूछ रहा है। आपको थोड़ा चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने का जरूरत है। अगर आप सवाल का जवाब दे पा रहे हैं इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। सवाल का जवाब ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब आप कमज़ोर नहीं है। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, वो कम पढ़ता है। आपको लगता है कि हम थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। ओके, तो इस सवाल का जवाब आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए, जल्दी से बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, अच्छा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में। बताओ किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। जय प्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, मेरा रज्जी देसाई, एनटी रामाराव, किसने बताए थे? जल्दी से बता दीजिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो जितने बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी चुने यानी कि इंदिरा गांधी, जो भारत की आयरन लेडी का नाम से जाने जाते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने इंदिरा गांधी बोले क्योंकि 1971 में वही प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? आपके 4 विकल्प दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जल्दी से जवाब दे देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार। जी हाँ, केंद्र में आएगा प्रधानमंत्री। अगर राज्य का बात रहता है तो राज्य में आते हैं मुख्यमंत्री। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है केंद्र सरकार तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो पूरे देश पर नजर रखते हो। राज्य का मुख्यमंत्री एक स्टेट पर राज्य यानी कि नजर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए सभी बच्चे। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? एक जमीन पर एक से ज़्यादा हम लोग किस्म के फसलें उगाएंगे तो क्या कहलाएगा? जल्दी से बता दीजिए। खरीफ फसल, बहुविधि फसल प्रणाली, फिर फसल चक्र, फिर रबी फसल। 21 नंबर का सवाल है। बहुत ही जल्दी हम लोग 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सर इसका सही आंसर होगा बहुविधि। एक से ज़्यादा फसल उगा रहे हैं तो बहु होगा। बहु का मतलब होता है अधिक। बहुविधि विधि फसल प्रणाली, बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, याद होगा पालमपुर। पालमपुर में कितने परिवार थे? 450 परिवार रहते थे। पालमपुर में 450 परिवार रहते थे, जिनमें से 300 परिवार के पास खेती करने के लिए जमीन थी। जी हाँ, 300 परिवार के पास खेती करने के लिए जमीन थे और 150 परिवार के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थे। 75% के पास भूमि थे खेती करने के लिए और 25% के पास भूमि नहीं थे खेती करने के लिए। स्टोरी आपको याद है ना? पालमपुर के गांव के लोग जो 3 किलोमीटर दूर रायगंज में अपने जाते थे, जो दूध उत्पादन होते थे ना, दूध को बेचने, दूध को बेचने के लिए भैंस वगैरह पालते थे। वहाँ से ये लोग का जो प्राप्त होते थे दूध, गाय से, भैंस से, है ना, वो बेचने के लिए जाते थे लोग रायगंज। ओके, तो यहाँ से आपको सवाल का जवाब बिल्कुल सही से चुनना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? बिल्कुल ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। पालमपुर 450 परिवार, लगभग 1/3 परिवार के पास खेती भूमि नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यहाँ देखो, आगे पढ़ने का जरूरत है क्या? बिल्कुल हम लोग का सही कथन तो मिल गया, फिर भी हम पढ़ देते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया थी, बिल्कुल नहीं है। पालमपुर आसपास के गांव कस्बों से भली भांति नहीं जुड़ा था, बिल्कुल गलत है। पालमपुर में रोगियों के उपचार का कोई स्वास्थ्य नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने, ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पर 450 परिवार थे, लेकिन पता है कि 150 परिवार किससे यानी कि भूमिहीन थे, उसके पास जमीन नहीं थी। यहाँ पूछा ना 1/3 पूछा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23 पे। जापान जैसे देश ने अपने देश के विकास के लिए किस
चीज़ पर निवेश किया? जल्दी से बता दीजिए। शिक्षा पर निवेश किए, परिवहन पर निवेश किए, कृषि पर निवेश किए, खनन पर निवेश किए। तो ये बच्चा को पता होना चाहिए। जापान जैसे देश ने शिक्षा पर निवेश किए, अपने देश को विकास के लिए किस पर निवेश किए? जी हाँ, शिक्षा पर निवेश किए। बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। बिना एजुकेशन का हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम लोग, आई थिंक हम सभी बच्चे समझ रहे कि हम लोग को एजुकेशन कितना ज़रूरी है। हम लोग एजुकेशन से पीछे रह जाएंगे, एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो हर फील्ड में पीछे हो जाएंगे। तो जापान जैसे देशों ने अपने देश को विकास के लिए शिक्षा पर निवेश किया, यानी कि इन्वेस्ट इन एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया। ओके, आई होप कि आप सभी समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन 24 पे आ गए। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं है? तृतीयक क्षेत्र आप पढ़े होंगे, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि से रिलेटेड जितने हैं सब प्राथमिक क्षेत्र, जैसे फसलें लगाना, कपास लगाना। द्वितीयक क्षेत्र फसल से, यानी कि गन्ने से चीनी बना देते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कपास से कपड़े वगैरह बना देते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जब इसको बेचने लगेंगे, जिसमें सेवा देते हैं, सेवा क्षेत्र कहलाता है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहलाता है तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पूछा है जैसे बैंक, स्कूल, कॉलेज, टीचर, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है? इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं? जी हाँ, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते? बैंकिंग आते हैं, शिक्षा आते हैं, खनन आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा? जी हाँ, खनन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए, थोड़ा सा। शिक्षा बिल्कुल हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे हम छोड़ते हैं। आपको 2 ऑप्शन में जवाब देना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो सकता है। जल्दी से बता दीजिए। सर खनन होगा, खनिज होगा, क्योंकि इसको जमीन के अंदर से हम लोग निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाए। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब। 25 को पढ़ते हैं। 25 में क्या बताया गया? सवाल थोड़ा देखिए, आप ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्य को कार्यान्वित किया, यानी कि कौन से कार्य को बढ़ावा दिया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में उपस्थित रहे? सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, या फिर दोपहर के भोजन की प्रक्रिया। बिल्कुल आपको कॉमन सेंस लगाना है और इसका जवाब दे देना। 25 नंबर सवाल में आपका थोड़ा दिमाग का उपयोग करना है कि बच्चे को उपस्थिति बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दोपहर के भोजन की योजना शुरू की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने मिड डे मील चुना है, ऑप्शन नंबर डी चुना है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब चुना है। क्वेश्चन 26 आ जाइए। निम्नलिखित में कौन से राज्य निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए? आपको ऑप्शन आपके सामने है। पंजाब एवं हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड का टाइम भी देते हैं। जल्दी से आप जवाब दे दीजिए इस सवाल का कि निम्नलिखित में कौन से राज्य है निर्धनता का कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए? जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं, सही जवाब दे पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदन 15 दिनों के अंदर, जी हाँ 15 दिनों के अंतर्गत रोजगार, जी हाँ रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तो वह दैनिक रोजगार, यानी कि दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। आपको बता देना है कि कोई आदमी अगर काम जानता है, बेरोजगार किसे कहते हैं? कोई आदमी काम भी जानता है, काम करने के लिए सामान भी है, उसके बावजूद भी उसको मार्केट में काम नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगार कहलाएगा। तो यहाँ पर सवाल कुछ और पूछा है, भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन थोड़ा पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में बताया राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, प्रधानमंत्री रोजगार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। 4 योजना है, आप इन्हीं में से आपको बताना है, इन्हीं में से आपको जवाब देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के, यानी कि इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर 15 दिनों के अंदर अगर किसी को काम नहीं मिला तो बेरोजगार भत्ता का हकदार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत करती है? 24 कैलोरी, 1400 कैलोरी, 2500 कैलोरी,
3400 कैलोरी। जल्दी से जवाब दीजिए, बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं। जितने बच्चों ने, जी हाँ 28 नंबर का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने 2400 कैलोरी, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज 29 पे। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है? जी हाँ, राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन, गृह मंत्रालय। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। जी हाँ, चारों ऑप्शन में आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आगे बहुत ही जल्दी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन को, 40 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। जी हाँ, भारतीय खाद्य निगम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 पे आ जाइए। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार, जी हाँ, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गत कीमत, न्यूनतम बाजार कीमत, राशन कार्ड कीमत, कौन सा कीमत कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन है और आपको टाइम भी देते 5 सेकंड का, थोड़ा जल्दी से जवाब दे दीजिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को यानी कि कंप्लीट कर पाएँ और सारे क्वेश्चन को कवर भी कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर ए निर्गत कीमत जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही चुने हैं। इशू प्राइस को बोलते हैं, इशू प्राइस। सरकार द्वारा समाज के गरीबों वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को इशू प्राइस कहते हैं। इशू प्राइस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। द स्पिरिट ऑफ लॉच नाम रचना के रचनाकार कौन है? मॉन्टेस्क्यू, एंजलस, रूसो, प्लेटो। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है। द स्पिरिट ऑफ लॉच नामक रचना के रचनाकार यानी कि लिखने वाला कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन्हीं 4 राइटर में से आपको बता देना है कौन लिखा है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। जल्दी से बताएं 31 पे। तो जितने बच्चों ने मॉन्टेस्क्यू को चुना बिल्कुल आप सही जवाब दें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? जी हाँ, फ्रांस की क्रांति आप पढ़ें, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रांस की क्रांति आ गया, अब शांत नहीं बैठना है। फ्रांस की क्रांति कब हुए थे? जी हाँ, 14 जुलाई 1789 को हुए थे सर। 14 जुलाई 1789। फ्रांस की क्रांति ने पूरे दुनिया पर प्रभाव डाले हैं। फ्रांस की क्रांति पूरे दुनिया पर प्रभाव डाले हैं। फ्रांस की क्रांति कहाँ से शुरू हुए थे? पेरिस से हुए थे सर। वहाँ का जो राजा थे उस समय कौन थे? लुई 16वां थे। लुई 16वां। जितने बच्चों को पता होगा आप कमेंट्स कर रहे हैं। लुई 16वां वहाँ का राजा थे। जी हाँ, लुई 16 वहाँ के कौन थे? राजा थे। और नेता कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिए। तो यहाँ पर पूछा है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का किसका शासन था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लुई 16वां थे। 32 का ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब। जितने बच्चों ने लुई 16वां यानी कि ऑप्शन नंबर सी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में पूछा है नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट समर्थक, हिटलर समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक, लुई 12 कौन थे? जल्दी से बता दीजिए, नवंबर के अपराधी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए। जी हाँ, बहुत ही जल्दी हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वाइमर गणराज्य के समर्थक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो कहलाता है, शिविर कहलाता है, संलाप कहलाता है, युद्ध गृह कहलाता है। जल्दी से बता दीजिए। तो बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं, घेटो कहलाता है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं 34 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दें। बिना लेट के जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? फोस्टर, रंगनाथन, ब्रिटिश क्लार्क कौन थे? जल्दी से बता दीजिए। 35 नंबर पर हम लोग आ गए। 35 नंबर सवाल का जितने ब्रिटिश ने चुने बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 36 पे पूछा है झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बच्चा को पता है। घुमंतू खेती, पहाड़ी खेती, स्थायी खेती, सीढ़ीदार खेती। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता देने का। तो झूम खेती का दूसरा नाम है घुमंतू खेती। 36 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, घुमंतू खेती। झूम की खेती का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन घुमंतू खेती दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी में सीढ़ीदार खेती। थोड़ा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर, जल्दी से बता दीजिए। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, किस स्टेट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। जी हाँ, सीढ़ीदार खेती कहाँ किया जाता है?
उत्तराखंड में क्या जाता है, उत्तराखंड में क्या जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर सवाल कुछ और पूछा था, झूम की खेती का दूसरा नाम घुमंतु खेती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1857 में, 1864 में, 1874 में या फिर 1854 में। चार ऑप्शन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने 1964 सॉरी 1864, बिल्कुल आप सही जवाब दें, बिल्कुल आप सही जवाब दें, बिल्कुल आप सही जवाब दें। 1854 हो जाएगा, 1854 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। फ्रांस की क्रांति, अभी हम जस्ट पहले बताएं, फ्रांस की क्रांति पेरिस से शुरू हुए थे 14 जुलाई 1700। जल्दी से बताएं, 1700 के बाद आपको खुद बताना है सर, 1700 के बाद 1789 हो जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुए थे? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर ए बिना देखे आपको बता देना है, बिना देखे आपको ऑप्शन सुनते ही बता देना है। 1789 पेरिस से शुरू हुए थे। फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर राजगद्दी पर कौन बैठे थे? लुई 16वां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 39 पे। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किए थे? 1879 में, 1871 में, 1869 में, फिर 1854 में। बता दीजिए, चार ऑप्शन दिया है। औपनिवेशिक सरकार ने, यानी कि जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों को गुलाम थे, अंग्रेज ने हम लोग को गुलाम बना लिए थे, इंडियन पीपल्स को, अपराधी जनजाति अधिनियम कब पास किए थे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जी हाँ, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट। ओके, तो इसमें बता देना आपको कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 1871 में पास किए थे, 1871 बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। लास्ट वन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। रूस की क्रांति, जी हाँ, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स, बिल्कुल ये सवाल से तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल पूछा है। रूस की क्रांति सर जी हुए थे 1917 में। जितने बच्चों ने बताए रूस की क्रांति 1917 में हुए थे, ऑप्शन नंबर ए चुने। आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आज हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सवाल दे पाएँ। तो आप इसी तरह पढ़िए और मन लगा के पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल बेटर होने वाला है। अगर अभी पढ़ेंगे तो 10th क्लास बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। तो आई होप कि आप सभी को ये पढ़ेंगे। और तब तक के लिए हम लोग आज के क्लास को एंड करते हैं। पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लिमिट, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।